जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज बीपीएससी एडीओ का जीएस पेपर के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखते हैं और ये आपका डेमो क्लास है। डेमो के रूप में फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको करवाते हैं। तो चलिए देखिए आप लोग कि यह प्रैक्टिस सेट कैसा है, एग्जाम पैटर्न पर है या नहीं है। तो जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यह सेट आपको बनाए हैं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को हम लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में किसके सदस्य द्वारा बनाई गई थी। यानी जो काकोरी कांड का घटना हुआ था 1925 में, जिस सदस्य के द्वारा किया गया था वो कारक किस के सदस्य थे, तो वो थे आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। इसमें कौन कौन शामिल थे, तो याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल, आसफ उल्ला खां, राजेंद्र लिहारी, ये सभी इसमें शामिल थे। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। यह आपको घटना कब हुआ था, याद रखिएगा डेट पूछे आपसे, तो 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुआ था, काकोरी कांड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन का आपका किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। यह कथन किनका है, तो यह कथन है हीरोज का। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर लगाए जाने के कारण हुआ था। यानी लंबी दाढ़ी रखने के कारण से यह आंदोलन हुआ था। तो यह आंदोलन था आपका बहावी आंदोलन। ऑप्शन सी होगा। कौन सा आंदोलन है, बहावी आंदोलन है। इसके नेता कौन थे, तो सर सैयद अहमद खां थे। ठीक है, यह कब हुआ था, तो यह आपका घटना हुआ था 1831 में। कब हुआ था, यह आपका हुआ था 1831 में हुआ था। ऑप्शन क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन का आपका 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, तो ये क्या था आपका डेविड हेयर ने इसका स्थापना किया था। इसकी आपको बता दें, इसका जो आपको पीडीएफ मिलेगा टेस्ट देने के बाद आपका जो इसका सोल्यूशन मिलेगा उसमें आपको पूरे डिटेल्स में सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, पूरे डिटेल्स में आपका सोल्यूशन के साथ पीडीएफ मिलेगा। पहले आप टेस्ट लगाएंगे, उसके बाद आपको ये पीडीएफ मिलेगा सोल्यूशन के साथ, जिसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। ये टेस्ट कहाँ मिलेगा, तो ये टेस्ट आपको मिलेगा LK क्लासेस ऐप पर। अभी आपका डिस्काउंट चल ही रहा है। ठीक है, अभी ये हम आपको बंद करने वाले हैं, तो जल्दी ही जाकर आप ले लीजिए। अभी तो आपको मात्र ये आपका 49 में मिल जाएगा। बाद में लेंगे तो आपको ये 120 रुपया पड़ेगा। इसलिए आप 1-2 दिन में, यानी 1 दिन में इस टेस्ट को ले लीजिए, नहीं तो प्राइस आपको इंक्रीज करने वाले हैं। ठीक है, अभी 10,000 का हम डिस्काउंट दिए थे, अभी तक चल रहा है, तो ये आप ले सकते हैं। LK क्लासेस ऐप पे मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको टोटल 15 टेस्ट मिलेगा। ठीक, इसी तरह से, इसीलिए आपको हम ये डेमो करवा रहे हैं। अब देख लीजिए किस तरह से हम क्वेश्चन सेट करते हैं एग्जाम पैटर्न के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन का आपका इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो ये था आपका अरविंद घोष। ऑप्शन बी होगा। अरविंद घोष जो है वो वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है। तो नव भारत का यानी पुनर्जागरण के पिता किसी कहते, ये कहते पर राजा राममोहन राय को। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो राजा राममोहन राय को नव भारत के पैगंबर कहते हैं, नव भारत के निर्माता भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 7 है। करा है मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुआ था। देखिए इसका स्थापना जो हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 1884 में। कब हुआ था, 1884 में। अब देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन किया था, मद्रास महाजन सभा का स्थापना किसने किया था, ये क्या था आपका MV राघवचारी। बस ये रखो, राघवचारी, M राघवचारी। ठीक है,
एम राघवाचारी इसका स्थापना किया था मद्रास महाजन सभा का। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है 8, क्वेश्चन क्या आपका, इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह बहुत सूक्ष्म भाग है यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये किया था आपका डफरिन ने कांग्रेस को कहा था यह अल्पसंख्यक का एक समूह है। ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। और आपको याद होना चाहिए 1885 में जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो उस समय भारत में वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1922 में। गया अधिवेशन 1922 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। ठीक है, CR दास इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना CR दास इसके अध्यक्ष थे। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन आपका कि बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, यानी बंगाल विभाजन कब आपका लागू हुआ? ठीक है, तो याद रखना ये आपको होता 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभाव हुआ था, यानी प्रभाव में आ गया था, यानी लागू हो गया था। जबकि ये डेट याद रखना 19 या 20 जुलाई, कहीं कहीं 19 देता है, कहीं कहीं 20 देता है, तो 19 या 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया था। ठीक है, इस डेट को बंगाल विभाजन की घोषणा किया था। ठीक है, जबकि ये लागू कब हुआ? ये आपका लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था, यानी करा कौन किसे होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक थे, एनी बेसेंट भी थे, सरोजिनी नायडू के भी ताल्लुक आपका होम रूल आंदोलन से है। तो ABC तीनों तो थे, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर E, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कह रहा है कि कौन ऐसा है जिसको होम रूल लीग से संबंध नहीं था, इन सभी का होम रूल लीग से संबंध था, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? E होगा, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन कह रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग रखा था? ये रखा था, आपका ध्यान रखना 23 मार्च 1940 को। 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में इनकी मांग किया था, और उसमें अध्यक्ष थे अली जिन्ना थे। किसका? तो ये मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? अली जिन्ना। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 है, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? याद होना चाहिए आपको, ये कब हुआ था? 1908 में हुआ था, ऑप्शन C होगा। डेट यदि आपसे पूछे तो डेट भी याद रखना 30 अप्रैल 1908 को यह घटना हुआ था। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को। इसके क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यह अंजाम दिया था, जिसमें आपको याद होगा तो इसमें प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था, खुदीराम बोस को फांसी हुआ था। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था, खुदीराम बोस ने को फांसी मिला था। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 14 है कि विदेशों में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? तो आपको याद होगा ये मैडम विक्कामा जी, ऑप्शन B होगा। मैडम विक्कामा जी स्टुटगार्ट में, याद होगा स्टुटगार्ट, जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 ईस्वी में भारत के झंडा फहराए थे। ठीक है, ऑप्शन आपका B होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है कि निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन एक महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए थे? कौन सा आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको याद होगा असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था, स्वदेशी आंदोलन नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? D होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय का भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपका लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर सी होगा लॉर्ड इरविन। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका पूना पैक्ट यानी पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? यानी पूना पैक्ट कब हुआ था? ये हुआ था आपका 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुए थे। ठीक है, पूना पैक्ट हुए थे। किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन का आपका साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब किया गया था? आप सही से ऑप्शन देखिए, इसमें कह रहा है साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब हुआ था? देखिए ये हुआ था आपका 8 दिसंबर 1927 को। ठीक है, 8 दिसंबर 1927 को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है? साइमन कमीशन के गठन का, तो गठन कहाँ पर हुआ था? वहाँ ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, तो 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है कि क्वेश्चन 19 है दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा कब चला था? यह आपको था 1945 में। ऑप्शन ए होगा 1945 में। इसमें यानी जो क्रांतिकारी थे उसके तरफ से वकील कौन बने थे? याद होना चाहिए आपको, वकील थे भूला भाई देसाई। ठीक है, कौन थे? भूला भाई देसाई थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी? ब्रिटिश शासन के दौरान कहा दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी? तो ये रखे थे आपका किंग जॉर्ज पंचम। आपको याद होगा 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था और वहीं पर आपका भारत की राजधानी यानी कोलकाता से दिल्ली लाया गया था। कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया था कब? तो 1911 में जो आपका दिल्ली दरबार लगा था उसी में। तो दिल्ली दरबार में आपका राजा किंग जॉर्ज पंचम आए थे। ठीक है, तो इसी ने घोषणा किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? यानी वृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। तो ये था आपका अरुणा आसफ अली। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, अरुणा आसफ अली। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है कि इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? तो ये था आपका हसन इमाम। हसन इमाम जो है अहरार आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, अहरार आंदोलन कब हुआ था? ये आपका शुरू हुआ था 1910 में। ठीक है, 1910 में। आपका अगला है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त दी गई घटनाओं को निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक है, यानी कौन सा सही क्रम है? देखिए, होम रूल आंदोलन, आप बताइए होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो होम रूल आंदोलन ये आपका 1916 में हुआ था। ठीक है, एनी बेसेंट और तिलक जी ने किया था। उसके बाद देखा जाए तो देखो खेरा सत्याग्रह, तो खेरा आंदोलन या सत्याग्रह कहिए, तो खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। सूरत विभाजन, जो कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था, ये कब हुआ था? 1907 में हुआ था। फिर मिंटो मार्लो सुधार, यानी मार्लो मिंटो सुधार, तो मार्लो मिंटो सुधार ये आपका कब आया था? 1909 में। 1909 में। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, सबसे पहले क्या था? तो सूरत विभाजन, तो सबसे पहले आपका 2 होगा। इसके बाद देखिए क्या है, तो 7 के बाद आप आएंगे कहाँ पर? 9 पर, तो इसके बाद 4 हो जाएगा मार्लो मिंटो सुधार। 9 के बाद आएंगे कहाँ पर हम? 16 पर, तो 1 होगा। फिर आएंगे 18 पर, तो आपका 3 होगा। देखो जैसे लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलिए, जैसे वो इसमें नंबरिंग किया हुआ है उसी के अनुसार हम चलेंगे, तो 2 4 1 3 होगा। क्या होगा? 2 4 1 3। किस ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, 2
2413। ऑप्शन किसमें है? बी में है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 24 है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? यानी अंग्रेज जो है भारत पर सबसे लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो ये फूट डालो और राज करो की नीति के तहत कार्य किया है। ठीक है, फूट डालो और राज करो के नीति के तहत ये कार्य किया है। यहाँ पर इसमें थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ होगा बांटो और राज करो की नीति, बांटो और राज करो की नीति के कारण। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 25 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? ये किताब का स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26 है कि किस क्षेत्र में राहुल संगत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? कहने का मतलब ये हुआ कि असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संगत्यान किस क्षेत्र में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो याद होना चाहिए ये था आपका छपरा में। ऑप्शन ए होगा, छपरा में। आपका ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन आपका कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन के समय किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? याद रखना ये था आपका चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे इसमें तो आपका ऑप्शन डी होगा, चित्तरंजन दास। ठीक है, और देखिए इसमें आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी वकालत छोड़ दिए थे आपका। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो ये किया आपका श्री कृष्ण सिंह। बिहार में पूछे आपका स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो क्या होगा? श्री कृष्ण सिंह। तो आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 29 है। अब देखिए यहाँ तक आपका 28 तक हिस्ट्री के प्रश्न हम लिए हैं और इस हिस्ट्री में आपका बिहार के भी हिस्ट्री का क्वेश्चन शामिल है। ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ इंडियन है, तो इसमें हम इंडियन हिस्ट्री और बिहार की हिस्ट्री आपको 28 क्वेश्चन करवाए हैं। अब जो आपका 29 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा इसमें आपको दूसरा विषय रहेगा। ठीक है, सभी विषय का जो बीपीएससी वेटेज देंगे उसी अनुसार हम सेट किए हैं। क्वेश्चन आपका 29 है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद मौसम में की जाती है? यानी कौन सा ऐसा फसल है जो जायद फसल है? ठीक है, कौन सा है जो जायद फसल है? देखो खरबूजा, खीरा, तरबूज ये सब क्या है? जायद फसल है। तो आपका सभी हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा आपका? इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। क्या होगा आपका? ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। सॉरी। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30 है कि साइल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी कौन ऐसा साइल है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं? तो ये याद रखना, अवसादी चट्टान में, अवसादी सेल यानी चट्टान, अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 31 है कि निम्न में से कौन सा एक भूकंपी गंभीर और विध्वंसकारी है? यानी कौन सा भूकंप है जो विध्वंसकारी है, यानी ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं? ज्वालामुखी भूकंप या भ्रंशमूलक भूकंप या टेक्टोनिक भूकंप? ठीक है, ये कौन सा है इसमें आपको बताना है, कौन सा सबसे खतरनाक होता है? तो इसमें सबसे खतरनाक आपका होता है भ्रंशमूलक भूकंप। ऑप्शन नंबर बी होगा, भ्रंशमूलक भूकंप। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है भूकंप के बारे में कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही है? आपका फर्स्ट है कि पीत रंग अनुप्रस्थ रंग है। पीत रंग अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ का आपका इंग्लिश क्या होगा? ट्रांसवर्स वेव होगा। ठीक है, क्या होगा? ट्रांसवर्स वेव होगा। तो याद रखना भूकंप जो है वो आपका ट्रांसवर्स वेव नहीं है, यह एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को हम अधिक केंद्र कहते हैं, ये सही है।
जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके में से एक है, ये भी सही है। तो देखो बी और सी दोनों सही है, इसीलिए आंसर क्या होगा आपका डी होगा, एक से अधिक। क्या होगा ऑप्शन आपका डी होगा, एक से अधिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 33 है। कर आपका जनसंख्या घट जाएगी यदि, जनसंख्या कब घटेगी? सोचिए, जनसंख्या कब घटेगी? जन्म दर और मृत्यु दर समान हो तो जीरो हो जाएगा। जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो। देखो जितने बच्चे जन्म लेते हैं यदि उससे अधिक लोगों की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? जनसंख्या घट जाएगा। जन्म लेने वाले कम है, जन्म लेने वाले कम है जबकि मृत्यु वाले ज़्यादा है, तो क्या होता है? देखो जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाए ना, तो यह होता है आपका जन्म दर माइनस मृत्यु दर। ठीक है, ये होता है आपका जनसंख्या वृद्धि दर। पूछे ना आपसे तो क्या होगा? जन्म दर माइनस मृत्यु दर। अब करा ये जनसंख्या घट जाएगी, कब घटेगा? तो सिंपल है, देखो यदि जन्म दर क्या हो घट जाए और मृत्यु दर बढ़ जाए तो उस केस में आपका जनसंख्या क्या होगा? कम होने लगेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जन्म दर कम हो और एवं मृत्यु दर अधिक हो तो उस केस में जनसंख्या घटेगी। देखिए अभी आपका ऑफर चल रहा है, यदि कोई भी स्टूडेंट है जो बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपका समान अध्ययन का जो पेपर 2 होगा इसका प्रैक्टिस सेट आपको हम लॉन्च कर दिए हैं। इसका प्राइस तो आपका 120 रुपया, लेकिन फिलहाल आपका ये 49 में मिल रहा है और ये आपका 1 से 2 दिन और ऑफर रहेगा। ये विजयदशमी के ही ऑफर हम निकाले थे। ठीक है, तो स्टूडेंट के कहने पर ही अभी आपका फिलहाल 49 रुपया ही रखें, 1-2 दिन तक आपका ये ऑफर रहेगा। तो जिसे भी लेना है इसमें आपका 15 सेट मिलेगा। इसी तरह से जैसे अभी आप क्लास कर रहे हैं उसी तरह से आपका 15 सेट मिलेगा। आप टेस्ट लगाइए, उसके बाद आपको पीडीएफ भी यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो कहाँ मिलेगा? तो इसको क्या कीजिए, इस प्लेलिस्ट को आप क्या करना, आप इसको क्लिक करना। ठीक है, पेमेंट करने के बाद माई कोर्स में जाना है। माई कोर्स में आपको ऐसे ही फेस आपको ये खुल जाएगा। उसके बाद प्लेलिस्ट को आप क्या कीजिए, क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ आपका ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो वीडियो रहेगा, यहाँ पर पीडीएफ रहेगा सोल्यूशन में, यहाँ पर टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो तीनों चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन आपका है, कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? तो कोयला नगरी कहते हैं धनबाद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 35 है कि हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? यानी हैदराबाद में कर आपका दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी क्या तिथि क्या है? तो ये है आपका 15 अक्टूबर। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 36 है कि भारत में पानी का स्वाभाविक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? भारत में पानी का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा सिंचाई। सिंचाई में सबसे अधिक पानी का यूज करते हैं। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड के घाटशिला किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये है ध्यान रखना, तांबा के उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, झारखंड का घाटशिला जो है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन कर आपका, मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? अटल सेतु की लंबाई आपसे पूछ रहा है कितने किलोमीटर है? तो याद रखना ये है आपका 21.8 किलोमीटर। 21.8 किलोमीटर ये आपका अटल सेतु है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन कर आपका, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये आपका भागलपुर में होता है रेशम वस्त्र। ऑप्शन नंबर बी होगा, इसीलिए भागलपुर को हम बिहार का सिल्क सिटी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ब्राउनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? देखो ब्राउनी कहाँ पर? बेगूसराय में है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्राउनी तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर है? तो ये है आपका यानी बेगूसराय जिला में। कहाँ पर है? बेगूसराय जिला में है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका,
पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो पश्चिमी सिंहभूमि में एक चिड़िया एक जगह का नाम है, ठीक है, चिड़िया जो है वो एक जगह का नाम है, वह किसके लिए प्रसिद्ध है? अब देखिए इसमें पक्षी अभ्यारण्य भी दे रखा है आपको कन्फ्यूजन करने के लिए। ये होगा नहीं, यदि क्वेश्चन पूछा है चिड़िया करके तो ये होगा नहीं। तो चिड़िया किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका है लौह अयस्क उत्पादन के लिए, ठीक है, लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ये होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका अगला है, क्वेश्चन का आपका कि कैमूर के पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर के लिए पठार आपका ये जो है चूना पत्थर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। बिहार में सबसे अधिक चूना पत्थर कहाँ पर है? तो कैमूर के पठार में है। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पर है? तो ये आपको पता ही होगा, क्या होगा? डिगबोई असम। क्या होगा? डिगबोई असम। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये है आपका गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर किस नदी पर है? तो ये है आपका गंडक नदी पर। ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा है? ठीक है, पहलगांव जो घटना हुआ था यही पहलगांव है। ये कह रहा है पहलगांव किस नदी के किनारे बसा है? तो ये है ध्यान रखना लिच्छड़, ठीक है, लिच्छड़ नदी के तट पर है। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात स्थित है? बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात स्थित है? तो ये है आपका कैमूर जिला में, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। देखिए बीपीएससी आपका एग्जाम लेगा, ये जो आपका एग्जाम होगा एडीओ का, कौन एग्जाम लेगा? बीपीएससी लेगा। तो बीपीएससी जब आपका एग्जाम लेगा तो ऐसा मत सोचो कि बिहार स्पेशल इसमें नहीं रहेगा। बिहार स्पेशल जिस तरह से आपका अभी मेन बीपीएससी एग्जाम में रहता है उसी तरह से आपका यहाँ भी आपका बिहार स्पेशल का क्वेश्चन रहेगा। हिस्ट्री वाले में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, सब में बिहार का क्वेश्चन रहेगा ही। इसीलिए आप बिहार स्पेशल भी पढ़ कर जाएंगे, ठीक है। और आप यदि LK क्लासेस ऐप जो है हमारा, इस ऐप पर आप जाएंगे तो आपका बिहार स्पेशल का पूरा नोट्स भी मिल जाएगा, साथ में आपका यूट्यूब पर फ्री में क्लास भी मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरे क्लास आपको करवा रखे हैं, ठीक है। तो LK क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको ये सारा बिहार स्पेशल आपको मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन भूमि वर्धित नदी है? यानी कौन सा है जो भूमि वर्धित नदी है? तो ये है आपका लूनी नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। लूनी नदी कहाँ मिलती है जाकर के? तो कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है वर्ष 1946 में, अब देखो यहाँ तक आपका यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्वेश्चन मिला। 47 क्वेश्चन में हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्वेश्चन शामिल किए हैं, जिसमें आपका बिहार का भी शामिल था, ठीक है। तो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार हम क्वेश्चन को सेट किए हैं। अब देखो यहाँ क्वेश्चन 48 से आपका ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये था आपका खाद्य एवं कृषि विभाग। खाद्य एवं कृषि विभाग था। ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन कर आपका भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। देखो एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से लिया? तो ये लिया आपका कनाडा से। ऑप्शन नंबर ए होगा। कहाँ से लिया? तो ये कनाडा के संविधान से लिया है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 50 है, कह रहा है कि निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या कह रहा है? कह रहा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट होगा, अब अबुल फजल लगाएगा, आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि अबुल फजल इसके अध्यक्ष थे, सबको पता है। लेकिन क्वेश्चन ये अध्यक्ष नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि इसके सदस्य कौन थे, ठीक है, इसके सदस्य कौन थे, ठीक है। देखो तो ये KM पनिकर, हृदय नाथ कुंजरू, ये भी इसके सदस्य थे, ठीक है। तो आपका इसमें एक से अधिक हो जाएगा, तीनों सही है आपका, तो ऑप्शन डी होगा। और यह ऐसे ही क्वेश्चन में आपके एग्जाम में सिली मिस्टेक होता है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन में आपका एग्जाम में सिली मिस्टेक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है।
क्वेश्चन कर आपका, किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? आप देखेंगे सदन में कोई उर्दू में बोलता है, कोई हिंदी में बोलते हैं, कोई मैथिली में बोलते हैं, कोई बंगाली में बोलते हैं, ठीक है। तो अपनी लोकल लैंग्वेज वो बोल सकती हैं, ठीक है। तो ये इजाज़त आपका किस अनुच्छेद में देते हैं, किस अनुच्छेद में ये इजाज़त मिलता है? तो ये आपका अनुच्छेद 120 के 1 में इसका उल्लेख है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा 120 का 1। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? सिक्किम जो है वो भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? ये बना था आपका 1975 में। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। 1975 में जो है सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 53 है, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत के किस प्रकार का अधिकार है? तो चुप रहने का स्वतंत्रता भी मेरा मौलिक अधिकार है, ठीक है। चुप रहने का स्वतंत्रता भी मेरा क्या है? मेरा मौलिक अधिकार है। चुप रहने की स्वतंत्रता भी हमारे क्या है? तो मौलिक अधिकार है। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 54 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए, और जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा या वो विधानसभा हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो, इसके सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष आयु चाहिए, और आपका राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए आपका 30 वर्ष आयु चाहिए मिनिमम। आपका अगला क्वेश्चन है, कर आपका कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तभी आपको बताएं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, सॉरी क्वेश्चन रिपीट करिएगा क्या? ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर गया है, तो क्या होगा? 30 वर्ष होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑप्शन कर आपका, भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया है? ये क्या था आपका? 28 मई 2023 को। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके आधारशिला रखी थी, नहीं सॉरी इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। आधारशिला तो इसका रखा था 2020 में ही, ठीक है। 2020 में इसका आधारशिला रखा गया था, 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए होगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि जो आपका नए संसद भवन है उसमें कितनी लोकसभा का मैक्सिमम कितने सदस्य बैठ सकता है, ठीक है। तो याद रखना लोकसभा का मैक्सिमम 888 सदस्य इसमें बैठ सकता है, और यदि आपसे पूछे कि राज्यसभा के कितने सदस्य है जो उसमें बैठ सकता है, तो राज्यसभा का आपका 384 सदस्य इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है, नया संसद भवन में। और टोटल करेंगे तो कितना आएगा? टोटल आपका आएगा 1272। तो जब आपका ज्वाइंट सिटीजन होता है, यानी जब आपका यानी संयुक्त अधिवेशन होता है, तो उसमें आपका मैक्सिमम कितने आदमी बैठ सकते हैं, कितने सांसद? तो 1272, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। ये नहीं सोचे कि पुराना हो गया है, ठीक है। ऐसे एग्जाम में ना पुराना ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं करेंट अफेयर के रूप में, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा। और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? यह आपको याद होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में यह फैसला दिया था, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 58 है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? क्या कर रहा है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय का इंग्लिश क्या होगा? हाई कोर्ट। तो याद रखिएगा, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का जो शक्ति है वो है आपका राष्ट्रपति के पास, ठीक है। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति बढ़ा सकती है, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछे सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, जब आपसे पूछे सुप्रीम कोर्ट का यानी उच्चतम न्यायालय का, तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति नहीं बढ़ा सकते हैं, संसद बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट में सदस्यों की संख्या कौन बढ़ाएगा? संसद बढ़ाएगा, ठीक है। जबकि
हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ाएगा? तो राष्ट्रपति बढ़ाएगा। यहीं पर आपके क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो दोनों का आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका 59 है। क्वेश्चन का आपका भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन में आपका मिस्टेक है, 1 मिनट। क्वेश्चन ये होना चाहिए आपका कि भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती, यहाँ थोड़ा सा ये मिस्टेक है, पंचायती राज मंत्रालय होगा, ठीक है, राज मंत्रालय, ठीक है। तो क्वेश्चन है भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? किस वर्ष निर्मित हुआ था? ये आपको हुआ था 2004 में, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ये कहता आपका एन.वी. रमन्ना, ठीक है, एन.वी. रमन्ना, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? यानी किस समिति का यह कार्य था कि दल बदल का सटीक परिभाषा देना था? तो याद रखिएगा, इस समिति के जो आपका नाम है, इस समिति जो था, चौहान समिति, ठीक है, चौहान समिति, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 62 है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में इसको शामिल किया गया है? तो याद रखना, इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो याद होगा आपका, ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को प्रथम अध्यक्ष चुना गया था अस्थायी के तौर पर, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपका यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट है। कह रहा है किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? देखिए ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। P बराबर क्या होता है आपका? V इंटू आई होता है। इसी को आप ड्राइव कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा V² R आ जाएगा, और एक बार और ड्राइव कीजिएगा तो आपका आ जाएगा I² इंटू R आ जाएगा, ठीक है। ये 3 फार्मूला है, हाई एक ही, लेकिन 3 आप याद रख सकते हैं। ये पावर को निरूपित करता है। अब देख लो कौन नहीं है, तो V बराबर I² इंटू R है, V इंटू आई है, लेकिन I इंटू R² ये तो होता ही नहीं है। ए में जो लिखा है I इंटू R², ये आपका विद्युत पावर का फार्मूला नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका अभी 71वें बीपीएससी में पूछा गया था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि सड़क प्रकाश में उपयोग की जाने वाली बल्बों को जोड़ा जाता है। सड़क प्रकाश जो स्ट्रीट लाइट होते हैं, आप देखे होंगे स्ट्रीट लाइट जो होते हैं वो कर आपका किस क्रम में इसको जोड़ा रहता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा रहता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 65 कि डायोड का प्रयोग में लाया जाता है। तो ये दृष्टिकारी के कार्य के रूप में, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टिफायर, ठीक है। तो रेक्टिफायर में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, रेक्टिफायर में इसका हम यूज करते हैं, ध्यान रखना। तो रेक्टिफायर में हम डायोड का उपयोग करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिराने से क्या होगा? अब देखो ये आपका 2 वस्तु है, ठीक है, अलग अलग द्रव्यमान है, कोई फर्क नहीं है। यह होगा मान लो 5 kg, ये मान लो 10 kg, दोनों के एक ही हेड से क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं। तो कह रहा है क्या होगा? अब सोचो, ऑप्शन देखो, कह रहा अलग अलग त्वरण होगा, नहीं, इसका भी त्वरण आपका G/6 होगा, इसका भी त्वरण आपका G/6 होगा। ये मास पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, पहला गलत।
उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, ये भी नहीं होगा, जड़त्व में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि द्रव्यमान थोड़ी बदल रहा है, द्रव्यमान तो नहीं बदल रहा है। किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, चलो करा किसी भी क्षण एक ही वेग हो। अब मान लो ये आपका h हाइट है, ये भी आपका h हाइट पर है। देखते हैं इसका यहाँ पर स्पीड क्या होगा। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे v² बराबर u² प्लस 2gs पढ़े होंगे। यहाँ पर इस फार्मूला का यूज करेंगे तो आपका आ जाएगा v बराबर √2gh आ जाएगा, क्योंकि u यहाँ पर 0 है। यानी देखो वेलोसिटी इसका भी आएगा 2gh, इसका भी आएगा 2gh। तो यदि हाइट सेम है तो उस समय इसका वेग भी सेम ही होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आपका, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतल निम्नलिखित में से किस पर काम करती है। तो याद होना बर्नौली के सिद्धांत, ठीक है। ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है आपका, जितने भी स्प्रे वाला होता है, ठीक है। स्प्रे किस पर काम करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर। आपका अगला क्वेश्चन है, कल आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करते हैं, तो नाम से ही क्लियर है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सेल में क्या होता है, बैटरी होता है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटोन मतलब प्रकाश, ठीक है, प्रकाश के समूह को ही फोटोन कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश, इलेक्ट्रिक ना क्या होगा, विद्युत होगा। तो देखो सिंपल है, नाम से ही क्लियर है आपका, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो ये क्या करता है, फोटोन में प्रकाश, प्रकाश को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। इसलिए क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए होगा। आपका नाम से ही क्लियर है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 69 है, करा एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग। करा सामान्य नेत्र की लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, ये तो आपको याद करने वाला है, याद करना ही पड़ेगा। ये होता है आपका 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है, देखो बढ़ जाता है, ठीक है। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि हम किसी पानी में अशुद्धि डाल दे तो उसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछा है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 71 है। क्वेश्चन 71 का आपका करा हाइड्रोजन परमाणु के nthवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है। बस सिंपल याद रखना, ये जो रेडियस होता है आपका n²/z के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो कह रहा अर्धव्यास किसको बोलते हैं, त्रिज्या कहीं बोलते हैं। तो यही आपसे पूछ रहा है त्रिज्या जो है वो किसके समानुपाती होंगे। तो देखो इसी को हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, r होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² और r होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। अब देख लो ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आपको एक ही दिख रहा है, कौन, ऑप्शन सी दिख रहा है कि n² का क्या होगा, प्रोपोर्शनली होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन कर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह करा कौन सा अभिक्रिया है, ये करा आपका कौन सा अभिक्रिया है। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ठीक है। थोड़ा सा पेन नहीं है मेरे पास, अभी फिलहाल ख़राब हो गया है, ऑर्डर किए हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छे से लिखाएगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आपको बताने में। देखो तो ये है आपका NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। इसको अभिक्रिया आप कराइएगा तो क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका दोनों मिलकर क्या बनाया है, सॉल्ट बनाया है, ठीक है। तो ये क्या उदासीन है, तो यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, यानी एक अम्ल और एक क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा।
आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 73 है, करें निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल्स पेय के रूप में उपयुक्त है, यानी कौन सा अल्कोहल जो हम पीने के लिए यूज करते हैं, तो ये आपको होता है एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल का हम प्रयोग पीने के रूप में करते हैं, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, तो सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है, क्या करें आपका, करें निम्न में से कौन सा है जो कोलाइड नहीं है। देखो, रक्त, धुआं ये कोलाइड का उदाहरण है, लेकिन ये सिरका जो है वह कोलाइड का उदाहरण नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सिरका को ही बोलते क्या है, एसिटिक एसिड होते हैं। ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड का सूत्र है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 75 है, क्वेश्चन का आपका प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच क्या होगा। अब देखिए, ऐसा प्रश्न आएगा ना, तो समझिए क्या करा, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और यानी वीक बेस, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, ये तो पता है आपको कि अम्ल और क्षार है तो लवण बनाएगा ही बनाएगा, अम्ल क्षार है तो लवण बनाएगा ही बनाएगा। अब लवण कैसा होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, ये पता चल जाएगा, हम तो बता देंगे पीएच 7 से कम होगा या 7 से ज़्यादा होगा। अब सोचिए कि इसमें प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग कौन है, अम्ल क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बेस क्या है आपका, वीक है। अब देखो, जब क्षार वीक है, अम्ल आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो लवण बनेगा ना, उसमें किसका मात्रा अधिक होगा, तो अम्ल का मात्रा अधिक होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वीक को दबा देते हैं, समझ सकते हैं। तो जो लवण बनेगा उसमें किसका ज़्यादा मात्रा होगा, तो अम्ल का ज़्यादा मात्रा होगा, क्योंकि अम्ल स्ट्रॉन्ग है। तो यानी ये अम्ल बनेगा, कैसे अम्ल बनेगा, सॉरी ये लवण जो बनेगा वो कैसे लवण बनेगा, तो ये अम्लीय लवण बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा, क्योंकि अम्ल इसमें स्ट्रॉन्ग है। अब पता होगा अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन रटने वाला नहीं है, ये क्वेश्चन आपका समझने वाला था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। सूक्ष्म क्या करा, सॉरी क्वेश्चन कर आपका सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस का प्रक्रिया करते हैं तो करें कौन सा गैस बनता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा व्यंजक चूर्ण बनेगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी होगा। कैसे, देखो बुझे हुए चूना क्या होता है, इसका सूत्र होता है आपका CaOH का होल टू एस, ये क्या है, बुझा हुआ चूना का सूत्र है। इसमें क्या करता है, ये क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं, जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो ये आपका बनेगा CaOCl2 प्लस H2O बनेगा। तो ये क्या है, CaOCl2 क्या है, यही तो आपका व्यंजक चूर्ण है। तो याद रखना, बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस की प्रक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस बनता है, तो आपका बनेगा व्यंजक चूर्ण बनता है, सॉरी क्या बनता है, व्यंजक चूर्ण बनता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत का पहला AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। यह आपका महाराष्ट्र में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग क्या है। रासायनिक भाषा में करा जंग क्या है, तो ये आपका है, ध्यान रखना, फेरिक ऑक्साइड। क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फेरिक ऑक्साइड ये जंग का रूप है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कर रहा है कि यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रख बराबर घटती रहती है तो इस घटना को क्या नाम है। तो वो कह रहा है कि कपूर है उसको खुले रख देते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे कपूर क्या होगा, घट जाएगा। तो ये क्यों घटता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो उत्साधन होते हैं यानी उद्रपातन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ध्यान रखिएगा, उत्साधन जो है ये आपका यानी उद्रपातन का ही दूसरा नाम है। ठीक है, आपको पता होगा उद्रपातन किस में होता है, तो जब कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उद्रपातन कहते हैं, और ये आपका कपूर में भी होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि
कमरे के ताप पर द्रव की स्थिति में रहने वाला धातु कौन सा है? अगर कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है, तो ये है आपका पारा। देखिए धातु पूछिए जो द्रव अवस्था में रहते हैं वो क्या है? पारा। और धातु पूछिए तब पहुंचेगा ब्रोमीन। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आपका धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? धातु निष्कर्षण में किसका उपयोग करते हैं? तो कोक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? डीएनए के कौन सा भाग प्रोटीन को सूचना देते हैं? तो याद रखना ये आपका होगा डीएनए कौन सा प्रोटीन का सूचना देते हैं? तो प्रोटीन ये आपका होगा जीन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, जीन देते सूचना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 83 है। कर ये भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, तो आपका ऑप्शन सी ही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। कर मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है। यानी कर मानव शरीर में जो यकृत और मांसपेशी में ग्लाइकोजन के रूप में क्या होते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में आपका जो जमा होते हैं वो क्या है? यह एक पॉलीसेकेराइड है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। क्या है? यह एक पॉलीसेकेराइड है। आपका अगला क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है इसे हम क्या कहते हैं? तो वह एंजाइम जो हमारे भोजन के साथ मुंह में मिलता है इसे हम कहते हैं, ध्यान रखना, एमाइलेज। कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज एंजाइम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति हार्मोन है? निम्न में से कौन सा वनस्पति हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? यह एक वनस्पति हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है? यह एक वनस्पति हार्मोन है। आपका अगला क्वेश्चन है, कर पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? पाचन के बाद प्रोटीन जो है वो कर है किस में परिवर्तित हो जाते हैं? पाचन के बाद जो है प्रोटीन कर है किस में परिवर्तित हो जाती है? तो याद रखना एमिनो एसिड में। किस में बदलते हैं? एमिनो एसिड में बदलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कर मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को क्या कहते हैं? मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाई को क्या कहते हैं? इसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला है, कर आपका नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? यानी नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? याद रखना 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग का स्थापना किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका ये जो टाइपिस्ट है थोड़ा मिस्टेक ज़्यादा ही कर दिया। एक क्वेश्चन को 2 बार टाइप कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से हम कोशिश करेंगे ऐसा मिस्टेक ना हो। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? यही क्वेश्चन आपका है 1 जनवरी 2015 को। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, करें कि भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या है? यानी योजना अवकाश भारत में कब हुआ था? ठीक है, तो ये याद रखना ये आपका 1966 से 69 के बीच में योजना अवकाश की अवधि थी। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कर आपका अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो अंत्योदय कार्यक्रम जो है वो सबसे पहले आपका राजस्थान में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। कब हुआ था? ये आपका 1977 से 1978 के बीच में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन 93 है, क्वेश्चन कर रहा है 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान सरकार के कब्जे के बाद से आधिकारिक तौर पर उन्हें मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? तो ये है आपका रूस। ठीक है, तालिबान सरकार को मान्यता पहली बार कौन देश दिया है खुलकर? तो ये दिया आपका रूस। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है, कर हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO छोड़ने की घोषणा की है? तो ये क्या आपका अर्जेंटीना। हाल ही की बात करें तो अर्जेंटीना भी WHO छोड़ने की घोषणा की है। इससे पहले आपका अमेरिका भी अलग हो चुका है WHO से। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को अपनाने वाले पहला राज्य कौन बना है? ये बना आपका महाराष्ट्र। यूपीएस प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन आपका सी होगा।
आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत कुल कितने पदक जीते हैं। देखिए 2024 का करंट अफेयर इसलिए लिए हैं क्योंकि आप अभी देखेंगे बीपीएससी 2023-24 का भी करंट अफेयर पूछ रहा है, ठीक है। इसीलिए आपको जो हाईलाइट टॉपिक है उससे क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो आप पहले वाले भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखना भारत को टोटल इसमें 6 पदक मिला था, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज 0 गोल्ड, 0 गोल्ड 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मिले थे। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में चालू हुई है। ये होगा आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कर आपका किस देश का मून मिशन चंद्र के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया है। तो ये कौन किया है, तो ये किया आपका चाइना, ठीक है। चाइना आपका चंद्रमा का अंधेरे हिस्सा से मिट्टी धरती पर वापस लाया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्वेश्चन शायद आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। ये क्या आपका निजामाबाद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ये भी हाल ही में बीपीएससी पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू मुख्य अतिथि थी। ये था आपका त्रिनाद एंड टोबैगो के, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये था आपका 100 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। तो ये था आपका यानी बीपीएससी एईडीओ का जीएस का ये पहला प्रैक्टिस सेट था, ठीक है। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज में इसका पूरे सॉल्यूशन मिलेगा डिटेल्स में, ठीक है। डिटेल्स में आपका सॉल्यूशन मिलेगा पीडीएफ के रूप में भी, और मैं भी आपको इसका सॉल्यूशन करवाकर आपको पीडीएफ सॉल्यूशन का वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो दोनों तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ये मिलेगा कहाँ पर, इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा, एलके क्लासेस ऐप पर ये आपका मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। यानी यहाँ पर टेस्ट भी मिलेगा और पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। और कुछ ही दिनों में आपको हम यानी इसका फुल आपका क्लास भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। फुल क्लास आपको करवाएंगे हर विषय का, चाहे आपको मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, सभी या करेंट अफेयर हो, सब विषय हम चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।